बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा राज्य था, सूर्यमुखी। यह राज्य अपने खेतों, पर्वतों और त्योहारों के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ एक सड़ी हुई सोच भी सांस लेती थी, रंग भेद की। जितना कोई गोरा उतना सुंदर, और जो सांवला या काला बस तिरस्कार के योग्य। इसी राज्य के एक छोटे से गांव हरितपुर में रहता था एक निर्धन किसान, कृष्णदत्त, उसकी पत्नी धरा और उनकी बेटी रेखा। रेखा रूप से थोड़ी सी सांवली थी, लेकिन उसका मन बहुत सुंदर था और वो बहुत बुद्धिमान थी। लेकिन उसके शरीर के सांवलेपन के वजह से उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। बिटिया, सूरज ऊपर आ गया है, तू अभी तक पानी भरने नहीं गई? तेरी स्वास्थ्य खराब है क्या बिटिया? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक ही है। लेकिन माँ, मैं अब से पानी भरने नहीं जाऊंगी। क्यों बिटिया, ऐसा क्यों बोल रही है तू? माँ, मैं जब भी पानी भरने या अन्य किसी काम से बाहर जाती हूँ तो लोग मेरे काले रंग के कारण मुझ पे हंसते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। मेरी यह काले रंग होने से लोगों को क्या असुविधा है? मैं तो ईश्वर की ही देन हूँ ना। सुन राधा, लोग तेरे इस सांवले रंग का इसीलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि तू दिल की बहुत सुंदर है। उन लोगों की तरह दिल की कुरूप नहीं है। तू ये बात हमेशा याद रखना। मनुष्य का मन सुंदर होना चाहिए, ऊपरी सुंदरता किसी काम की नहीं। और मैं जानती हूँ तू बहुत सुंदर है। धारा के समझाने के बाद रेखा के मन में थोड़ा आत्मविश्वास आता है और वो उसी आत्मविश्वास से अपना मटका लिए गांव के झील में पानी भरने जाती है। लो बहनों, आज तो झील का पानी भी डर गया होगा। रेखा जो आई है। हंसी रोक नहीं पा रही हूँ रे। रेखा को देखो तो जैसे किसी ने मिट्टी से इंसान बना दिया हो। मिट्टी से इंसान बनाना तो भगवान का ही काम है ना। और भगवान जो करता है गलत नहीं होता। भगवान हर किसी को कोई उद्देश्य से इस धरती पे भेजते हैं। लेकिन तुम लोगों को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि तुम लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। ओहो, जुबान तो देखो जैसे हमारे राज्य का रानी हो। रानी का तो पता नहीं, लेकिन एक सुंदर मन का मनुष्य बनने के लिए आत्मबल चाहिए होता है, और वो तो मेरे पास है। लेकिन तुम लोगों को देखकर तो यही लगता है कि तुम लोग मनुष्य के श्रेणी में आते ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को तो बस दूसरों के रंग रूप का मजाक उड़ाना आता है। स्त्रियां चुप होकर इधर उधर देखने लगती हैं। रेखा मुस्कुराती है और घड़ा उठाकर चल देती है और घर आ जाती है। वहीं रेखा के घर से बहुत दूर राजमहल था, जहां अब राज्य का कोई राजा नहीं था। कुछ वर्ष पहले किसी रोग के चलते महाराज विक्रम सिंह का मृत्यु हो गया और रानी रूपवती राजकुमार रघुनंदन को जन्म देते ही स्वर्गवासी हो गई थी। राजकुमार रघुनंदन एक सुंदर युवक था, जिसका हृदय साफ और वे शांत स्वभाव का था और राजनीति के कपट से अनजान था। राजकुमार, अगले सप्ताह आप 24 वर्ष के हो जाएंगे और हमारा राज्य का नियम है कि अगर हमारे राज्य के महाराज का देहांत हो जाए तो उनके उत्तराधिकारी को 24 वर्ष होने पर राज सिंहासन पे विराजमान किया जाएगा। लेकिन हमारे राज्य का एक और जरूरी नियम है कि राज सिंहासन में विराजमान होने से पहले सिंहासन के उत्तराधिकारी को उसके योग्य होना होगा। हम जानते हैं गुरुजी, हमारे स्वर्गवासी पिता ने हमें ये बात बचपन में ही ज्ञात करा दी थी और हमें यह भी पता है कि राज सिंहासन के योग्यता के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वो प्रश्न का उत्तर कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाए तो राज दरबार के राजगुरु को छोड़ के जो भी सदस्य वो प्रश्न का उत्तर दे पाए उसी को महाराज घोषित कर दिया जाएगा। परंतु हमें लगता है कि राज दरबार में हमसे अधिक योग्यता किसी में नहीं है। अति सुंदर राजकुमार, आपको ये सब पहले ही ज्ञात है।
अगले सप्ताह अपनी राज दरबार के सदस्य के सामने 3 सवाल पूछे जाएंगे और आपको उन सवालों का उत्तर देना होगा। जी गुरुजी, हम इसके लिए प्रस्तुत हैं। हमें लगता है कि हम उन सवालों का उत्तर दे पाएंगे। अवश्य राजकुमार, आप ज्ञानी हैं, आप जरूर उन सवालों का हल दे पाएंगे। हमारा राज्य शांतिपूर्ण राज्य है। हमने बहुत बरसों से शांति से जिया है। हमारा राज्य का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हमारा राज्य बहुत विशाल है। इसीलिए इस राज्य को चलाने के लिए हमें शूरवीर से ज्यादा ज्ञानी राजा का आवश्यकता है। राजकुमार बहुत ज्यादा सीधे साधे थे। उनको अपने राज दरबार के राजनैतिक षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। राज दरबार के मंत्री बीरसेन, जो बहुत ज्यादा लालची और कपटी था, वो इस राज सिंहासन को हड़पना चाहता था। रात को वो किसी अनजान व्यक्ति से चुपके बात करने लगता है। आपको पता तो है ही क्या करना है। अगले सप्ताह अगर आपने मेरे कहे मुताबिक नहीं किया तो आपके परिवार को मैं कठोर से कठोर दंड दूंगा। आप भूलना मत, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। अब तो महाराज भी नहीं रहे तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, और वो पिद्दी राजकुमार भी आपको नहीं बचा पाएगा। उसे प्रकृति के गोद में विश्राम करने के सिवा कुछ और आता ही नहीं। वो मूर्ख प्रकृति को ही अपने मां मानता है। ये आप ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं मंत्री जी। ये राजद्रोह है, परंतु मैं आपके कहे मुताबिक ही करूंगा। आप बस मेरे परिवार को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मंत्री उस व्यक्ति को धमकी देके वहां से चला जाता है। यहां हम देखते हैं कि रेखा अपने घर का सारा काम समाप्त करके अपने पिता से मिलने जाती है। जो कि अपने जमीन में खेती के लिए मिट्टी जोत रहा था। पिताजी, दोपहर हो गया है, आप घर चलो, खाना खाने का समय हो गया है। माँ भी आपका राह देख रही होगी। हाँ बेटी, मैं जा ही रहा हूँ। बस ये और थोड़े काम है, वो करके जाने वाला था। अभी तू आ ही गई है तो थोड़ा आराम ही कर लिया जाए और तेरे साथ बात भी कर लेता हूँ। हाँ आइए ना पिताजी, बहुत देर से काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। रेखा और उसके पिता वहीं पर छांव में बैठकर थोड़ी देर बात करने लगे। बिटिया, आजकल मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती है। बूढ़ा भी तो हो रहा हूँ ना। बस एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी ब्याह कर दूं तो मुझे थोड़ी चैन आए, और उसके बाद मैं ये सब मेहनत मजदूरी छोड़कर ये जमीन का टुकड़ा किसी जमींदार को बेच दूंगा, और इससे मिले हुए धन से मैं और तेरी माँ बाकी के जीवन व्यतीत करेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ आप अभी से ये काम छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं इतने मेहनत करने की। वैसे भी मुझे कौन ही पसंद करेगा जो मुझसे ब्याह करेगा। गांव के लोग तो मुझे देखते ही हंस पड़ते हैं। आप मेरी ब्याह की चिंता छोड़ो। मैं लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं राजमहल में काम करने जाऊंगी और घर चलाऊंगी। धत्त पगली, तुझे कितनी बार कहा है हमने, ये रंग रूप से कुछ नहीं होता। लोगों का मन सच्चा होना चाहिए, और तेरा मन बहुत अच्छा है। और हाँ, किसने कहा तुझसे कि तू कुरूप है? तू तो बहुत सुंदर है, बस तेरी रंग सावली है। देख, मैं भी तो सावले रंग का ही हूँ, फिर भी मुझे तेरी माँ ने पसंद कर लिया। अपने पिता के मुंह से ये सुन के रेखा के चेहरे पर हंसी आ गई और दोनों हंसने लगे। यही सब बात करने के थोड़े समय बाद दोनों बाप बेटी घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे आ गए दोनों। चलो मैं खाना लगा देती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। थोड़े समय बाद तीनों मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं
और खाना खाने के बाद तीनों बैठ के थोड़े बात करने लगते हैं और कृष्णदत्त बात करते करते राजमहल की बात करने लगता है। कुछ दिनों बाद राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा, लेकिन पता नहीं महाराज का सुपुत्र राजकुमार रघुनंदन इस योग्य होंगे भी या नहीं। सुना है वे बहुत सीधे साधे हैं, उनको राजनीतिक दांव पेच ज्यादा ज्ञात नहीं है। आपने राजकुमार को देखा है क्या पिताजी? नहीं बिटिया, तेरे पिता और मैं बहुत वर्ष पहले राजमहल गए थे, तब महाराज जीवित थे और राजकुमार तब बहुत छोटे थे। तू भी बहुत छोटी थी तब। हाँ, उसके बाद हम राजमहल के भीतर नहीं गए। ऐसा क्यों पिताजी? आप उधर क्यों नहीं गए? क्या वहां जाना मना है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाने में कोई मना नहीं है। राजमहल का द्वार प्रजा के लिए हमेशा खुला है। हमारे राज्य का राज दरबार ऐसा नहीं है कि प्रजा को भीतर घुसने भी ना दे। बस कुछ बरसों से सिंहासन खाली है, इसीलिए लोग अपने विपदा लेके कम जाते राजमहल में। लेकिन जब कुछ दिनों बाद राजकुमार महाराज बनेंगे तो लोग फिर से ज्यादा मात्रा में जाने लगेंगे। पिताजी, माँ, मैंने भी राजमहल के भीतर कभी प्रवेश नहीं किया। मुझे एक बार जाना है वहाँ। अभी तो तू नहीं जा सकती। अभी राज सिंहासन का महाराज चुने जाने वाले हैं और इसीलिए इन दिनों राजमहल के भीतर प्रजा का प्रवेश निषेध है। हमारा राज्य का नियम है कि महाराज निर्वासन में सिर्फ राज दरबार वाले ही रहते हैं। और भी बहुत नियम है जो राज दरबार वाले महाराज चुनने में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सब प्रजा को जानने नहीं दिया जाता। ये कैसा बेकार नियम है? महाराज चुनने के समय में प्रजा को भी देखने का हक है। प्रजा ही तो राज्य का असली संपत्ति है। अरे पगली, धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। ऐसा दोबारा मत बोलना कभी। राज दरबार के नियमों का असम्मान किया तो तुझे राज दरबार से दंड मिलेगा। तीनों ऐसे ही अपने घर में राज दरबार के बारे में बात करते हैं, लेकिन रेखा जो राजमहल कभी नहीं गई, अपने माता पिता से ये सब सुनने के बाद उसके मन में राजमहल जाने का इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद आज राजमहल में राजकुमार को महाराज घोषित करने का समय आ गया था। लेकिन इससे पहले दरबार के राजगुरु उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। अगर वे ये प्रश्न का उत्तर सही से दे पाए तो राजकुमार राज सिंहासन में विराजमान हो पाएंगे। तो राजकुमार, आप प्रस्तुत है प्रश्न का उत्तर देने के लिए? जी गुरुजी, पूछिए आपको जो भी पूछना है। राजकुमार, आप बताएं, आपके बालक अवस्था में आपने अपने स्वर्गवासी माता के हाथ से पहला निवाला कौन सा खाया था? राजकुमार ये प्रश्न सुनकर राजगुरु के तरफ आश्चर्य से देखने लगा और बोला, ये क्या पूछ रहे हैं आप? ये क्या अर्थहीन प्रश्न है? किसको अपने बाल अवस्था के बारे में याद रहता है? राजगुरु के पहले प्रश्न को सुन के राजकुमार के साथ राज दरबार के अन्य और कई सदस्य हैरान थे। लेकिन तभी मंत्री ने राजकुमार को चेतावनी देते हुए कहा, राजकुमार, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप हमारे राज दरबार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रश्न पूछते समय राजगुरु को कोई भी उलट प्रश्न नहीं पूछ सकता है। ये अधिकार इस राज्य के महाराज और आपके पिता ने ही उनको दिया है और अब तक इस राज्य में जितने भी राजगुरु बने हैं सबको उनके समय के महाराज ने ये अधिकार दिया था। मंत्री के ये कहते ही राज दरबार के सारे सदस्य ने अपना सिर झुका लिए। सब बेबस थे। कोई ये नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं तो राज्य से बहिष्कार किया जाता। लेकिन राजकुमार नहीं रुके। उन्होंने कहा कि परंतु ये कैसा नियम है मंत्री जी? अगर राजगुरु ऐसे अर्थहीन प्रश्न पूछते रहे तो हम तो क्या कोई ज्ञानी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आखिर अपने बाल्यावस्था के समय किसको क्या ज्ञात रहता है? राजकुमार, आप बार बार अपने शब्दों से राज दरबार और राजगुरु का अपमान कर रहे हैं। अगर आपको ये सब प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है तो हम या इस राज दरबार का कोई भी सदस्य इन प्रश्नों का उत्तर देकर यह राज सिंहासन का अधिकारी बन सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दें या राजमहल से बहिष्कार हो जाए। बेचारे राजकुमार के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें राज दरबार का नियम का पालन करना पड़ता है। और राजगुरु ऐसे लगातार अन्य कुछ ऊंटपटांग प्रश्न पूछने लगते हैं और राजकुमार
वो सब प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे और फिर उन्हें राजमहल से बहिष्कार कर दिया जाता है। राजकुमार क्रोधित और दुखी अवस्था में राजमहल से चले आते हैं। राजकुमार बचपन से ही चकाचौंध में बड़े हुए हैं। उन्हें साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, ये सब बातों से वे अनजान थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वे मंत्री का षड्यंत्र के शिकार बन चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमार जैसे तैसे राज्य के जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जहां किसी का छोड़ा हुआ एक कुटिया था, वे वहीं पे रह रहे थे। एक दिन जब राजकुमार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वे गांव में खाना और काम के तलाश में निकले। तभी राजकुमार की नजर खेत से घर वापस आ रहे रेखा और उनके पिता पर पड़ी। राजकुमार रघुनंदन ने उनका रास्ता रोका और उनसे मदद की गुहार की। चाचा जी, आप तो इसी गांव के प्रतीत होते हैं, क्या आप हमारी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं? दोनों बाप बेटी राजकुमार के ऐसे रास्ता रोककर उनके सामने आने से थोड़े हैरान हो गए। उनके लिए राजकुमार एक अनजान व्यक्ति थे। कैसी मदद बेटा? कौन हो तुम? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। मुझे कुछ भोजन का सामग्री की आवश्यकता थी और कुछ काम भी। सूर्य उदय से मैंने जल पीने के अलावा और कुछ नहीं खाया। अच्छा ऐसा है, चलो फिर हमारे साथ, हम लोग तुम्हारे मदद करेंगे। ये बोल के दोनों राजकुमार को अपने साथ ले गए। उन्हें ये पता नहीं था कि वो राजकुमार है और न ही उन लोगों ने राजकुमार से ज्यादा सवाल जवाब किया। वे लोग राजकुमार को सीधा अपने घर ले आया। कुछ समय बाद सब मिलके खाना खाते हैं और खाने के बाद रेखा के पिता राजकुमार से पूछता है, बेटा, अब तुम हम लोगों को बताओ कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? हमने तुमको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, लगता है दूसरे राज्य के हो। नहीं, मैं इसी राज्य का हूँ, मैं राजकुमार रघुनंदन हूँ। राजकुमार के मुंह से ये सुन के रेखा का परिवार असंभित हो गया। उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि उनके घर राजकुमार क्यों आए हैं। अरे हाँ, तभी मैं सोचूं, मैंने आपको पहले देखा है कहीं, लेकिन राजकुमार आप यहाँ ऐसे इस अवस्था में क्यों हैं? हमने तो सुना था कि आपने अपना राज सिंहासन त्याग दिया और मंत्री को राजगद्दी सौंप दी और आप राज दरबार में सुकून की जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि आपको शांति भरी जीवन चाहिए, आपको ये राज्य का भार नहीं लेना है। रेखा के पिता के मुंह से ये सुन के राजकुमार असंभित रह गया और बोला, नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। असल में मैं राज सिंहासन का योग्य नहीं बन पाया। मैं राजगुरु के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, इसीलिए मुझे राज दरबार से बहिष्कार कर दिया। लेकिन मैंने तो मंत्री को कभी राज सिंहासन नहीं सौंपा था, तो ये सब क्या हो रहा है राजमहल में? क्षमा चाहूंगी राजकुमार, लेकिन उन्होंने आपसे ऐसा क्या प्रश्न पूछा था जो आप उत्तर नहीं दे पाए? राजकुमार ने उनको पूछे गए सारे प्रश्न रेखा और उसकी परिवार को बता दिए और साथ में राज दरबार के राज्याभिषेक के नियमों को भी बता दिए। ये सब सुन के रेखा के पिता बोले, राजकुमार आपने जो बताया सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे आपको पूछे गए प्रश्न कुछ समझ नहीं आए। मेरे स्वर्गवासी पिता ने मुझसे कहा था कि आपके राज परिवार ने इसलिए इन प्रश्न का नियम निकाला था कि हमारा राज्य बहुत विशाल है और इसे चलाने के लिए पराक्रम की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है, और इसलिए राज्य का व्यापारिक लेन देन या राज्य के अन्य किसी कर्मों का ही प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन आपके कहे मुताबिक तो राजगुरु ने आपसे कुछ और ही पूछा। मुझे ये ज्ञात नहीं था। मेरे स्वर्गवासी पिता को तो मुझे ज्यादा कुछ राज दरबार के विषय में बोलने का अवसर ही नहीं मिला। जब मैं युवा अवस्था में आया तो वे अपने रोग से जूझ रहे थे, परंतु
आपने ये जो कहा है, अगर ये सत्य है तो राजगुरु ने मेरे साथ षड्यंत्र रचा है। मैं उनको कदापि नहीं बख्शूंगा। लेकिन राजकुमार, राजगुरु का इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है? उन्हें इसमें क्या मिलेगा? बल्कि राज सिंहासन में तो मंत्री विराजमान है। राजकुमार ये सब सुनने के बाद चिंता में पड़ गए थे। उन्हें अपने साथ हुए अन्याय को लेके बहुत दुख और गुस्सा आ रहा था। राजकुमार अपनी चिंता दिखाते हुए कृष्णदत्त से बोलता है, मैं वही सोच रहा हूं, आखिर मंत्री कैसे महाराज बन सकते हैं? उन्होंने तो सदैव राजघराने से वफादार रहने की वचन लिया था। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर षड्यंत्र किसने रचा। मतलब असली राजद्रोही राजगुरु नहीं, मंत्री है। मैं उसे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। उसे हम कठोर से कठोर दंड देंगे। राजकुमार को गुस्से में देख रेखा समझदारी से बोलती है, राजकुमार, आप ऐसे क्रोधित मत होइए। आप अभी मंत्री को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। वे अभी महाराज हैं। आप कुछ दिन धैर्य रखिए, तब तक हम मिलके कुछ उपाय निकालते हैं। राजकुमार रेखा की बात मान लेता है और कुछ दिन इनके घर में ही रहने का सिद्धांत करता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन रेखा राजकुमार के पास आई और बोली, राजकुमार, आप अगर चाहे तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप अपने साथ हुए षड्यंत्र का भेद खोल सकते हैं और इससे आपको अपना राज सिंहासन मिलने का भी संभावना है। कैसी तरकीब रेखा? तुम अपने मन में क्या सोच रही हो? राजकुमार, मैं सोच रही थी कि अगर आप राजगुरु के घर जाकर उनसे विस्तार से वार्तालाप करें और उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, वो जानकारी उनसे प्राप्त करें, तो आप अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले सकते हैं। और हाँ, आपके पास ना तख्त है ना सैनिक, तो आप क्रोध से काम न करके समझदारी से निर्णय लीजिए। रेखा, तुम बहुत बुद्धिमती हो। तुमने मुझे बहुत अच्छी सुझाव दिया है। मैं तुम्हारे दिए सलाह का सम्मान रखता हूँ और मैं इसी मुताबिक राजगुरु के पास जाकर उनसे समस्त सच्चाई निकाल पाऊंगा। ठीक है राजकुमार, मैं और मेरे पिताजी भी आपके साथ जाएंगे। अवश्य, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप दोनों भी मेरे साथ आओ तो। यही सब बात करके कुछ समय बाद संध्या के समय राजकुमार, रेखा और रेखा का पिता तीनों राजगुरु के घर की ओर निकले। जब तीनों राजगुरु के घर पहुंचे तो राजगुरु अपने घर के बाहर ही थे और वो राजकुमार को देख हड़बड़ाने लगे। राजकुमार राजगुरु को देखकर बोले, क्यों राजगुरु जी, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मेरे स्वर्गीय पिता ने आपके ऊपर विश्वास रख के आपको राजगुरु का पद सौंपा था और मैं भी आपका सम्मान रख के बिना कुछ कहे राजमहल से निकल आया। लेकिन आपने तो विश्वासघात किया है। आपने ना ही पिताजी की सिद्धांतों का सम्मान रखा और न ही राजदरबार का। राजगुरु राजकुमार के मुंह से ये सुन के खुद को दोषी मानकर दुखी स्वर में बोला, राजकुमार, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है और मैंने आपके पिता को दिए गए वचन को भी तोड़ा है। लेकिन राजकुमार, मैंने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं किया था। मुझे धमकाया गया था। अगर मैंने आपको वो सब ऊट पटांग प्रश्न नहीं पूछा होता तो मेरे परिवार संकट में आ जाते। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको कौन धमका सकता है? आप तो राज दरबार के सदस्य हैं। भला राज दरबार के सदस्य को कौन धमका सकता है? इतना साहस कौन करेगा? हाँ गुरुजी, भला आपको कौन धमका सकता है? कौन इतना साहस करेगा? आप लोगों को पता नहीं है कि राज दरबार में एक विश्वासघाती है जो कि निर्दय और कूटनीति से भरा पड़ा है। अरे गुरुजी, आप साफ साफ बोलिए, आखिर कौन है जो राज दरबार में रह के भी राज दरबार का विश्वासघाती बना हुआ है? विश्वासघाती और कोई नहीं मंत्री है। वो व्यक्ति बहुत क्रूर, निर्दय और कूटनैतिक इंसान है। उसका बहुत पहले से ही राज्य के राज सिंहासन पे नजर था। वो कब से राज सिंहासन को हड़पना चाहता था। उसने मुझे
और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। वो कुछ भी कर सकता है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा पाया। मुझे आप क्षमा कर दीजिए राजकुमार। राजगुरु ने राजकुमार को सब कुछ बताया जो मंत्री ने अभी तक राज दरबार में गलत किया था। ये सब सुनने के बाद राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजकुमार ने अपने गुस्से को शांत करके राजगुरु से कहा, मुझे सब समझ आ गया गुरुजी। अभी से आपको भय में रहने की जरूरत नहीं है। अब हम मिलके पूरे राज दरबार और प्रजा के सामने मंत्री की असलियत सामने लाएंगे। और हाँ, मैं महाराज बनने के बाद उसको कारागार में डलवा दूंगा। अब से आप निर्भय रहे, वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा आपके परिवार को। बस आप सब सच्चाई सबके सामने लेके आइए। राजगुरु से समस्त सच्चाई जानने के बाद तीनों वहां से घर आ जाते हैं और अगले सुबह मंत्री की सच्चाई सबके सामने लाने की ठान लेते हैं। अगले सुबह राजमहल के सामने कई लोग जमा हो गए थे, जो कि रेखा और उसके पिता ने मंत्री की सच्चाई बता के बहुत सारे गांव में खबर फैला दी थी। और राजमहल के भीतर राजगुरु और राजकुमार दरबार में मंत्री के सामने खड़े थे, जो कि राज सिंहासन में घबराते हुए बैठा हुआ था। मंत्री राजगुरु और राजकुमार को साथ देख के समझ जाता है कि उसका राज खुलने वाला है, और ये सब अचानक होने की वजह से मंत्री वहां से निकल भी नहीं पाता है। राजगुरु, आप सबको बताइए कि इस मंत्री ने क्या क्या किया है। आज इसकी सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। राजगुरु ने राजकुमार के कहे मुताबिक राज दरबार के सदस्य के सामने सब कुछ बता दिया, और ये सुन के सब क्रोधित अवस्था में मंत्री को कारागार में डालने को बोलने लगते हैं, और कुछ ही देर में सैनिक मंत्री को कारागार में डालने ले जाते। अगले दिन राजदरबार के सदस्य के सहमति से राजकुमार को महाराज घोषित कर दिया जाता है और उनका राज्याभिषेक किया जाता है। और राजकुमार महाराज बनते ही रेखा को राज्य शुभ सहायक घोषित कर देते हैं, और आने वाले दिनों में रेखा के साथ विवाह संपन्न करके महारानी बनाने का भी संकल्प लेते। रेखा, जिसे सब उसके सांवले रंग के वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, वो जो अब तक अपने पूरे गांव की हंसी का पात्र थी, वो अब अपने बुद्धि और सच्चाई से राजकुमार की सहायता करने की वजह से पूरे राज्य का महारानी बनने वाली थी।